गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। में होगा सब ठीक ठाक नहीं, खुश होंगे, बात होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। वीडियो अभी दासू होने लगा बहुत ज्यादा यार। फ्यूचर ऑफ द इंडियन अभी बात करेंगे। हाउ डज द इंडियन अभी लुक लाइक इन 2030 भाई। बाप रे बाप, जो टेक्नोलॉजी यूज की है अमेरिका चीन भी देखकर इस हैरान हो गया यार भाई। भारत की पास ऐसी चीज कहां से आई है भाई। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। काफी अच्छी वीडियो, इनको जाकर सपोर्ट करें और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के हिसाब बन जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉल करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। इस बात से आप सभी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि जो हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस है, इसके मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्य है वो ऑलरेडी चल रहा है और इसके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए गए हैं। और अगर इन सारी चीजों को आप कंसिडर करते हैं तो जाहिर सी बात है आज के समय में जो हमारी फोर्सेस जिस तरीके से दिखती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन जैसा है, तो आने वाले सालों में हमें इनमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हमारा आज का जो एपिसोड है ये एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज से करीब 10 साल बाद यानी कि 2030 या उसके बाद इंडियन आर्मी का जो पॉसिबल कंपोजिशन है वो किस तरीके से रहेगा। हालांकि इंडियन आर्मी की बेसिक डॉक्ट्रिन और जो उनकी भूमिका है वो बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है जैसे कि आज के समय में है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका है यानी कि जो प्राइमरी रोल है वो वही रहेगा जो हमेशा से है। लेकिन अगर बात करें इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर की तो इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस चल रही है वो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज में इजाफा करेगी और हम आर्मी की सर्विस में कई सारे एडवांस अपग्रेडेड वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को इंडक्ट होता हुआ देखेंगे। और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज में भी काफी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन सभी बदलावों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह सूचित करना चाहेंगे कि इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस एपिसोड में जो भी फुटेज इस्तेमाल की गई है वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर और सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव की। और इस बदलाव में सबसे पहला नाम आएगा अपकमिंग थिएटर कमांड्स का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है, इसके तहत हमारी डिफेंस फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तीनों सर्विसेज हैं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के बीच के तालमेल को और बढ़ाया जाए। और अभी मौजूदा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो ये थिएटर कमांड वाली प्रोसेस है इसे आने वाले कुछ ही सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि 2030 से पहले ये कंप्लीट हो जाएगी। और इस योजना के तहत टोटल 5 थिएटर कमांड्स को स्थापित किया जाना है, जिनमें से 3 कमांड्स ऐसी हैं जो इंडियन आर्मी के अंडर रहेंगी, जिसका मतलब यह है कि 2030 में इंडियन आर्मी 3 थिएटर कमांड्स को कमांड करेंगी। और अभी पिछले महीने हुई मीटिंग में जो लेटेस्ट प्रपोजल डिस्कस किया गया है उसके मुताबिक इंडियन आर्मी की कमांड में जो 3 थिएटर कमांड आने वाली हैं उनमें एक रहेगी नॉर्दर्न लैंड थिएटर यानी कि नॉर्दर्न कमांड, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सेंट्रल सेक्टर को डील करेगी, यानी कि ये चीन और पाकिस्तान दोनों पर फोकस करेगी। और जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से क्लियर किया गया था कि जो नॉर्दर्न कमांड है उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वो जैसी है उसको वैसा ही रखा जाएगा। और जबकि बाकी की जो 2 अन्य कमांड्स है उनमें वेस्टर्न लैंड थिएटर जो कि पाकिस्तान सेंट्रिक होगी और ईस्टर्न लैंड थिएटर ये रहने वाली है, जिन्हें 3 स्टार आर्मी ऑफिसर हेड करेंगे और जिनमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के एलिमेंट्स भी शामिल रहेंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर में जो आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वो होंगे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की फॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के फॉर्म में अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है और ये उस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अनुसार है जो ऑपरेशन पराक्रम के बाद लाई गई थी। और इन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं आईबीजीज, इनमें आर्मी के सभी कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के एलिमेंट्स के साथ एयर सपोर्ट भी शामिल रहेगा। और बाकी अगर आपको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स या कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के बारे में जानना है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी इंडियन आर्मी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव की। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की जो अलग अलग आर्म्स हैं उनके स्ट्रक्चर में हमको कौन कौन से संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फेंट्री से। तो 2030 तक आपको इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखेंगे। जैसे कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन है जिसमें करीब 7 लाख के आसपास राइफल्स को बनाया जाना है, तो इनका प्रोडक्शन अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले 7 सालों में कंप्लीट होने की पूरी संभावना है।
और अगर ऐसा होता है तो फिर 2030 तक आपको इंडियन आर्मी के प्राइमरी वेपन यानी कि इंसास असॉल्ट राइफल के बदले AK-203 असॉल्ट राइफल दिखेगी। वहीं अगर बात करें कार्बाइन सेक्शन की, तो फिलहाल तो यूएई के साथ जो कार्बाइन को लेकर डील हुई थी उसको तो कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि इसमें इंडियन ASMI और JVPC यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोडक्टिव कार्बाइन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो अगर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत वाली इनिशिएटिव को थोड़ा और सीरियस लिया जाता है तो संभावना तो यही है कि 2030 तक इंडियन आर्मी के कार्बाइन सेक्शन में हमें कुछ अच्छे स्वदेशी हथियार देखने को मिल सकते हैं। बाकी इन स्मॉल आर्म्स के अलावा 2030 तक इंडियन आर्मी अपने उसमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी इंडक्ट करेगी, जैसे कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम और साथ ही साथ और भी एडवांस एक्सेसरीज और प्रोटेक्टिव गियर को भी लाया जाएगा, जिनमें स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन डिवाइसेज जैसे एक्सेसरीज शामिल रहेंगी। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2030 तक हमें एक स्वदेशी फ्यूचर सोल्जर कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में सच होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात करें इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर की, तो जहां तक हमें लगता है आने वाले 10 सालों में इंडियन आर्मी के टैंक्स का जो कंपोजिशन है वो अधिकतर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि आज के समय है, और जो T-72 और T-90 टैंक्स हैं वो आगे भी कुछ और समय तक इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर के लिए बैकबोन की तरह काम करते रहेंगे। और बाकी जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है उनको अधिक संख्या में खरीदे जाने की जो संभावना है वो पहले ही कम हो चुकी है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो 118 अर्जुन टैंक्स का रिसेंट ऑर्डर था वो हो सकता है कि अर्जुन टैंक का लास्ट ऑर्डर हो। हालांकि अर्जुन टैंक्स को प्राथमिकता न देना एक स्वदेशी प्रयास के लिए कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। बाकी 2030 से इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स को रिटायर करना स्टार्ट किया जाएगा और उनकी जगह लेने के लिए इंडियन आर्मी अभी से FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की तलाश कर रही है, जो कि इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक रहेंगे। और आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCVs के लिए RFI भी जारी की गई थी। बाकी पिछले साल से जब से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है तब से ही इंडियन आर्मी ने इस बात को काफी गंभीर रूप से महसूस किया है कि उन्हें लाइट टैंक्स की भी जरूरत है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आर्मी ने 350 लाइट टैंक्स की खरीद के लिए RFI भी जारी की है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके आधार पर तो इसी बात की संभावना बन रही है कि इंडियन आर्मी की लाइट टैंक्स की जो फ्लीट होगी उसमें कुछ रशियन ओरिजिन के स्पिरिट लाइट टैंक्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जहां तक है वो लिमिटेड नंबर्स में रहेंगे और जो बाकी की संख्या होगी वो स्वदेशी लाइट टैंक के जरिए पूरी की जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2030 में इंडियन आर्मी की जो आर्मर्ड कोर है उसमें आपको FRCV लाइट टैंक के साथ साथ T-90 और अर्जुन टैंक भी दिखेंगे, और जबकि उस समय से T-72 टैंक्स का रिटायरमेंट स्टार्ट किया जाएगा और फिर उनकी जगह लेंगे फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक जिन्हें हम कहते हैं FRCV। इसके बाद अगर बात करें इंडियन आर्मी की आर्टिलरी आर्म की, तो वर्तमान समय में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी आर्म का जो मुख्य आधार है वो है 155 mm की बोफोर्स होवित्जर, और जबकि बाकी की जो अदर गन्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाना है। और इंडियन आर्मी एक फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान पर भी काम कर रही है, और इसके तहत आर्मी की जितनी भी फील्ड आर्टिलरी गन्स होंगी वो 155 कैलिबर की होंगी, और इन गन्स को अलग अलग कैटेगरीज में इंडक्ट किया जाएगा। और सबसे पहले 155 mm की टोड आर्टिलरी गन्स की जरूरत है, और जिसके लिए इंडियन आर्मी इसराइल से करीब 418 गन्स को खरीद सकती है, और जबकि बाकी के 1100 गन्स की जरूरत को स्वदेशी ATAGS से पूरा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें ट्रैक आर्टिलरी गन की, तो इस मामले में इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी K9 वज्रटी को इंडक्ट कर लिया है, और जबकि व्हील सेल्फ प्रोपेल्ड गन और ट्रक माउंटेड कैटेगरी के लिए कई सारे स्वदेशी और विदेशी विकल्प मौजूद हैं, और जबकि अल्ट्रा लाइट होवित्जर कैटेगरी में इंडियन आर्मी ऑलरेडी अमेरिकन ओरिजिन की M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स को इंडक्ट कर चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2030 तक इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी आर्म है इसके फील्ड आर्टिलरी वाली कैटेगरी में आपको मुख्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में इंडक्शन को तेज किए जाने की फिलहाल अभी काफी जरूरत है। और बाकी इसके अलावा इस आर्टिलरी वाली आर्म में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल होंगे, और जिसके तहत जो पिनाका 1 है उसे पिनाका MK1 से रिप्लेस किया जाएगा, और जबकि पिनाका रॉकेट का गाइडेड वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जो कि 2030 तक इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने की उम्मीद है। इसके बाद अगर बात करें इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, तो अभी वर्तमान समय में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर जो इंडियन आर्मी है वो रशियन ओरिजिन के BMP-2 को मुख्य रूप से इस्तेमाल करती है, और जबकि अभी कुछ ही समय पहले इंडियन आर्मी द्वारा 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICVs के लिए RFI भी जारी की गई है, जो कि पुराने हो रहे रशियन ओरिजिन के इन BMP-2 को ही रिप्लेस करेंगी। और इसके अलावा इंडियन आर्मी व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को खरीदने की प्रोसेस में भी है, जिसमें भारत का स्वदेशी टाटा कैस्ट्रल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन देखने लायक बात ये होगी कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता किस हद तक दी जाएगी। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2030 तक इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में FICVs के साथ साथ कुछ एडवांस व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर आता है इंडियन आर्मी की एविएशन कोर का, और ये इंडियन आर्मी की वो आर्म है जो 2030 तक बहुत बड़े बड़े बदलावों को एक्सपीरियंस करेगी।
इसमें मौजूद पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और रशियन ओरिजिन के केमॉफ के 226T हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाना है। वहीं जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH ध्रुव है वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर का अटैक वर्जन यानी कि रुद्रा वो भी सर्विस में मौजूद है। और अटैक हेलीकॉप्टर्स की इस कैटेगरी में इंडियन आर्मी आने वाले सालों में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ यूएस ओरिजिन के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी इंडक्ट करेगी। वहीं अगर बात करें ड्रोन वाले सेक्शन की तो इंडियन आर्मी ने 4 हाइड्रेंट TP UAVs को लीज पर लिया है और जबकि इंडियन आर्मी की सर्विस में अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी इंडक्ट किया जाना है। और बाकी अगर बात करें स्वदेशी प्लेटफॉर्म की तो उम्मीद कर सकते हैं कि रुस्तम 2 भी हमें इंडियन आर्मी की ड्रोन सेक्शन में देखने को मिलेगी। और बाकी अब जिस तरह के हालात हो गए हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम ड्रोन की बात कर रहे हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम की बात तो करनी ही पड़ेगी। और हाल ही के इंसिडेंट्स को देखते हुए इंडियन आर्मी ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। और जैसे कि डिफेंस अपडेट में भी हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन आर्मी के जो एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे वो अधिकतर सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के साथ ही आएंगे, यानी कि उसमें जैमिंग और स्पूफिंग की कैपेबिलिटी रहेगी। और इंडियन आर्मी के एंटी ड्रोन सिस्टम वाले कैटेगरी में हमें स्वदेशी और विदेशी दोनों ही विकल्प देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें विदेशी विकल्पों की तो इसमें इजरायली ओरिजिन की स्मैश 2000 प्लस जैसे सिस्टम रहेंगे और वहीं स्वदेशी विकल्पों में DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे। और उम्मीद तो यही है कि इंडियन आर्मी के बेसेस और बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित रखने के लिए 2030 तक एक बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। लेकिन अगर आप आर्मी की एविएशन कोर में ओवरऑल देखेंगे तो इनकी हेलीकॉप्टर फ्लीट में आपको सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल सिस्टम की तो वर्तमान समय में तो इंडियन आर्मी आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी ऐसी अन्य मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट करती है और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके अंडर अग्निश्रीज की एडवांस मिसाइल्स भी आती हैं। लेकिन 2030 तक हमें आर्मी की मिसाइल आर्सेनल में और भी नए प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल का न्यू जनरेशन वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल और नई हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें आर्मी के नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स की जिनमें कोर ऑफ सिग्नल्स, इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस, इंटेलिजेंस ये सभी आर्म्स आती हैं तो इन सभी ब्रांचेस को भी नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड किया जाएगा जिनमें 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज रहेंगी। और अगर आप इंडियन मिलिट्री में 5G टेक्नोलॉजी के यूजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा इनके तालमेल को और भी इम्प्रूव किया जाएगा। आर्मी की जो एयर डिफेंस है वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड के तहत काम करेगी, यानी कि आर्मी के इस ब्रांच के जो एसेट होंगे वो एयरफोर्स और नेवी के तालमेल के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी जो स्पेशल फोर्सेस है वो ऑलरेडी CDS के तहत ज्वाइंट कमांड के अंतर्गत काम कर रही है। और इतना ही नहीं बल्कि बेहतरीन सैटेलाइट सर्विलेंस के लिए स्पेस कैपेबिलिटीज में भी इजाफा किया जाएगा और उसके लिए इंडियन आर्मी इसरो के साथ मिलकर काम भी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें साइबर वॉरफेयर की जो कि आने वाले सालों में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो आने वाला समय है वो कन्वेंशनल वॉर्स के बजाय और भी अधिक हाइब्रिड वॉर्स को विटनेस करेगा और इसी वजह से भारत को अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करने की जरूरत है और जिसके लिए ऑलरेडी एक डिफेंस साइबर एजेंसी को बनाया गया है जो कि एक ट्राई सर्विस कमांड है। और जबकि इसी के अंतर्गत भारत सरकार एक प्रॉपर साइबर कमांड मध्य प्रदेश के हिंटरलैंड में भी स्थापित करने के लिए एग्री है। और इसके आधार पर कह सकते हैं कि 2030 तक इंडियन आर्मी के पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तरह की साइबर कैपेबिलिटी रहेगी। तो अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन पर जाने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं। और इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी में जो थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन सभी के फॉर्म में स्ट्रक्चरल बदलाव आएंगे वो निश्चित रूप से आर्मी की कैपेबिलिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करेंगे और जो नए नए खतरे भविष्य में उभर कर आने वाले हैं उनको काउंटर करने में इंडियन आर्मी को मदद मिलेगी क्योंकि जो बदलाव किए जा रहे हैं ये खास तौर पर मॉडर्न वॉरफेयर और उसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही किए जा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 2030 तक इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर में जो बदलाव होंगे वो निश्चित रूप से समय की जरूरत के हिसाब से होंगे और इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में पुराने प्लेटफॉर्म को बदला जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करने की तैयारी चल रही है और कह सकते हैं कि इस तरीके से इंडियन आर्मी फ्यूचर वॉर्स के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। हालांकि इन सभी चीजों को पॉसिबल करने के लिए बेहद ही जरूरी है कि जो पहले से हमारी इंडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो रेट में होती आई है उसको रिप्लेस करके एक स्पीडी प्रोसीजर और ज्वाइंट एफर्ट को सामने लाया जाए। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को तो लाइक जरूर करें लेकिन साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ तो वीडियो माइंड करते हैं भाई। जिस वीडियो वॉच करके देखें टेक्नोलॉजी भारत की बहुत बढ़ चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, यूके, लंदन, यूरोप किसी के पास नहीं है। जो ब्रह्मोस बम्प है, उसके अलावा आकाश बम्प, ब्रह्मोस बम्प है, आकाश बम्प है, काफ़ी इन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की। अभी देखिए 6 साल बाकी हैं फ्यूचर के अंदर, ये अभी 2024 चल रहा है। तो आप यहाँ से एक माइंड सेट करें गाइस व्यूअर्स कि देखिएगा 6 साल बाद अगर 2030 में कि भारत
एक ऐसी इकोनॉमी अपनी तैयार करता जा रहा है मिलिट्री के कि चीन और भारत कोई भी देश इससे पंगा नहीं ले सकता। चीन ले नहीं सकता भाई, अमेरिका भी नहीं ले सकता। काम पे टांगेंगे उसकी। भाई 6 साल बाद जब उसकी रैंकिंग हम देखेंगे तो टॉप ऑफ वर्ल्ड लिस्ट पे 1 पे आ जाएगा। सही बात है यार, जीडीपी बन रही है ना, जीटीपी की बात नहीं, इनके पास जो भाई रडार वेपन, जो इनके पास वेपन है, जो इनके पास ही थी बहुत खतरनाक। रुद्रा भाई, रुद्रा जो हेलीकॉप्टर था बहुत खतरनाक यार भाई, उसकी गन्स मतलब कि किस तरह थे यार। अच्छा, इन्होंने एक साइबर निकाला जो कि एयर ड्रोन है, जो मतलब किसी भी आप एनिमी को फाइंड कर सकते हैं, कैमरास हैक कर सकते हैं और फोन हैक कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग गाइस। एक बहुत खतरनाक। और इनकी जो टैंक है वो चेंज हो जाएंगे, जो पुराने उनको रिटायर करते जाएंगे, जो नए अच्छा नए में क्या पानी में चलने वाले भी पानी में चलेंगे। अच्छा, उसमें हमारे बंदे अंदर बैठ सकते हैं इजीली कंफर्टेबल होके, मशीन चला सकते हैं, बम्स चला सकते हैं, अच्छा नेट चला सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे उनके लिए मौजूद है। ऐसा उन पर टैंक होगा जो खड़े करके उसके अंदर एंटीना लगेगा रडार की तरह, भाई वो चेक करते रहेगा भाई। इन्होंने कुछ वेपन इक्विपमेंट रडार, मतलब आप किसी भी गन को फाइंड कर सकते हैं और रेडियो वेव्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि भारत ने हमें एक ये दिखा दिया है कि भाई पंगा मत लो, मैं एक बहुत बड़ी देश का पावर में बनता जा रहा हूँ। तो आई होप हमारे से बैठ के आपने जरूर वीडियो एंजॉय किया। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं तो कमेंट में बताओ गाइस कैसी वीडियो लगी है और छोटी सी हमारी फैमिली के साथ बन जाते। रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।